नाज़रीन, हमारे साथ मारूफ स्कॉलर, थिंकर प्रोफेसर विकांत जी हैं। आइए उनसे दलित मुस्लिम राजनीति का भविष्य क्या है और आखिर भारत के अंदर ये इन दो बड़े तबकों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग होने में क्या प्रॉब्लम्स हैं, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें आप दलित मुस्लिम राजनीति का क्या भविष्य देखते हैं? मैं दोनों को जोड़ के देख रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो फ्यूचर में राजनीति जहाँ जाने वाली है, या मैं कहूँ कि डेमोक्रेसी जिस तरफ जाने वाली है, वो 3 तबके हैं। एक दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा। इसमें भी मैं थोड़ा सा अलग अलग करूँगा। दलितों में खास करके वो जातियाँ जो सत्ता में नहीं रही, जैसे उत्तर प्रदेश में नॉन जाटव, बिहार में नॉन पासवान। दूसरा, मुस्लिम में जो राजनीति ये बीच जिस तरफ जा रही है वो पसमानदा मुस्लिम है। और पिछड़ों में मैंने कहा अति पिछड़ा, पहले ही मैंने कह दिया। तो बेसिकली जो राजनीति जा रही है अब, वो नॉन जाटव, दलित, पसमानदा मुस्लिम और अति पिछड़ा की तरफ। अगर इन 3 को आप जोड़ लें तो मुझे लगता है कि ये कितना भी कम होगा तो 40% के ऊपर जाता है। नॉन जाटव दलित 12-15% होगा और 15% के आसपास ये 10 से 15% के आसपास मुस्लिम होगा, पसमानदा। और उसके बाद आपका अति पिछड़ा जो मेरे हिसाब से 25 के ऊपर होगा। दलित हो सकता है, पसमानदा थोड़ा कम हो। ये स्थिति 40% के ऊपर बनती है और ये 3 समाज भविष्य में आगे आएंगे। रही बात आपके सवाल की कि दलित और मुस्लिम गठजोड़, और हम लोगों की पहले की बातचीत में जो चीज़ें आ रही थी कि कई बार मुसलमानों ने दलितों को अपना लीडर बनाया, लीडर माना, लेकिन वो लोग वहाँ से निकल गए। चाहे ओम प्रकाश अठावले हों, मायावती का भी वही है कि 2003 में आप गुजरात पासवान हो, ये सारे लोग निकल करके जाते हैं। तो एक ये आशंका और चिंता बनी हुई है मुस्लिम समाज की कि भरोसा नहीं कर सकते वो उन दलित लीडर्स पर कैसे भरोसा करें कि जो आज यहाँ है, कल हो सकता है कि बीजेपी के गोद में जाकर के खेलने लगे। मुझे लगता है कि ये जो आपस में गठजोड़ बना था वो आइडियोलॉजिकल नहीं था। काशीराम और मुलायम की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? वो आप उसके बाद कभी काशीराम जी का थोड़ा अलग था। काशीराम जी के बाद गड़बड़ाई चीज़ें। मुस्लिम और जो दलित एकजुट हुआ वो आइडियोलॉजी पर नहीं हुआ, वो सत्ता के लिए हुआ बेसिकली। और जब केवल सत्ता के लिए राजनीति होती है तो फिर कोई भी नेता कहीं भी उठ करके चला जाता है, फिर केवल अवसर की बात रह जाती है। यही हालत कांशीराम और मुलायम सिंह के बीच में आप कह रहे हैं, वो गठजोड़ था लेकिन आइडियोलॉजिकल नहीं था और इसीलिए वो बिखर गया। अब मुझे लगता है कि हिंदुत्व के इन 10 साल में एक चीज़ अच्छी हुई है कि अब आइडियोलॉजी के बेस पर ये समाज एक साथ आ रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भी साथ आ रहे हैं। दूसरा, समाज में अंदरूनी तौर पर साथ आ रहे हैं। अब वो नहीं है कि अलग अलग रहे हैं, कभी झंडा उठाने के लिए, राजनीति में नारेबाजी करने के लिए साथ आ गए, फिर अलग अलग चले गए। अब वो चीज़ें तो सामाजिक स्तर पर नज़दीक ला रही हैं। इसमें ज़्यादा विश्वास जब तक समाज में नहीं पैदा होगा, नेताओं में कभी नहीं हो सकता। नेताओं का तो यही है कि वो कभी भी जा सकता। आज भी जब हम लोग बात करते हैं कि अचानक कैसे इंडिया अलायंस मजबूत दिखाई पड़ रहा है, तो ये पब्लिक की तरफ से हो रहा है। नेताओं पर उतना भरोसा नहीं है, लेकिन पब्लिक उस तरह से रिएक्ट कर रही है। तो मुझे लगता है कि दलित और जो मुस्लिम राजनीति है, अगर उसमें इन समाजों को, जो मैंने कहा ना कि नॉन जाटव, दलित और पसमानदा, अगर इसको स्पेस मिलता है तो ये ज़्यादा मजबूत होगा। अति पिछड़ा को लेगा तो ये और ज़्यादा मजबूत होगा। इसका तो मुझे भविष्य दिखता है, लेकिन डर इस बात का मुझे है कि कहीं फिर ये चीज़ें नहीं गड़बड़ हो जाए। फिर ये हुआ कि जो अपर कास्ट मुस्लिम है, फिर वो राजनीति में हावी हो गया तो पसमानदा फिर रह जाएगा और फिर वो दूसरे ढंग से रिएक्ट करेगा। आपके कहने का मतलब ये है कि मुसलमानों में जो ओबीसी मुसलमान हैं, उनकी लीडरशिप और दलित लीडरशिप के दरमियान भी
जो है वो एकता दिखाई दे और समाज के अंदर भी आपस में दिखाई दे, तब ये गाड़ी आगे चलेगी। डेफिनेटली, और ये चलेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने खुद इस बात का की तरफ इशारा किया है और एतराफ़ भी किया है कि दलित लीडरों ने अपने ट्रैक बदले हैं और उनका गोल पोस्ट भी चेंज हुआ है। तो इसलिए कि वो बीजेपी की तरफ भी चले जाते हैं, वो किसी सेकुलर पार्टी की तरफ भी चले जाते हैं। आपने कहा सत्ता की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन मुसलमान कहीं भी चला जाए, मुस्लिम लीडर, लेकिन वो बीजेपी की तरफ नहीं जाता। कम से कम ये श्योरिटी होती है। ये श्योरिटी किस तरह से दी जाएगी कि दलित लीडरशिप फ्यूचर में इस तरह की कोई गलती नहीं करेगी? देखिए, अभी क्या हुआ है इन 10 साल में, जितना चोट मुस्लिम पे पड़ रही थी वो हो सकता है फिजिकली ज़्यादा हो, लेकिन नीतिगत जो फैसले हुए वो दलितों के खिलाफ हुए। उनके एजुकेशन को कट किया गया, चाहे वो फेलोशिप कर्टेल की गई हो, स्कूल बंद किए गए हों, सरकारी नौकरियों में जगह ही नहीं है, रिजर्वेशन चला गया। तो अब इस दलित समाज को, वो छोड़ दीजिए पहले की पुरानी लीडरशिप को, अभी जो दलित समाज है, अभी जो इंटेलेक्चुअल तबका है इसका, अभी जो सोशल एक्टिविस्ट तबका है, वो आइडियोलॉजिकली बीजेपी के खिलाफ खड़ा है सीधे तौर पर। इसके पहले की जो 90 के दशक की राजनीति थी उसमें काउंटर कांग्रेस को किया जा रहा था, उसमें हिंदुत्व पर हमला नहीं किया गया। और इसलिए मैंने कहा कि वो आइडियोलॉजिकली एकता नहीं थी, वो आइडियोलॉजिकली उस तरह की समझ नहीं थी, इसलिए जैसे ही अवसर मिला वो इधर चले गए, कोई इधर चला गया। लेकिन अब एकदम क्लियर है कि हमारी जो लड़ाई है वो हिंदुत्व के खिलाफ है, और हिंदुत्व के खिलाफ है तो फिर दलित भी उसी तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसी तरह से मुस्लिम रिएक्ट कर रहा है। तो ये स्वाभाविक गठजोड़ है। अभी तक का जो था वो स्वाभाविक गठजोड़ नहीं था, वो अवसर की वजह से था। मतलब हिंदुत्व आइडियोलॉजी के खिलाफ यस, खड़े होना, ये उन दोनों का भी एक आइडियोलॉजिकल वार हो जाएगी। यस, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और यही फेविकोल का काम करेगी, यही फेविकोल का, यही भरोसे का काम करेगा। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि क्या जो आप कह रहे हैं कि इस तरह का अलायंस फ्यूचर में आ सकता है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं क्या वो उसको बर्दाश्त कर लेंगी? नहीं, ये तो नहीं होगा, क्योंकि वो उनको भी चैलेंज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी को जब मैं देखता हूँ एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, तो वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि राजनीति इधर जाएगी, आप रोक नहीं सकते, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अगर आप रोकेंगे तो फिर आप बीजेपी को फिर आमंत्रित करेंगे। जैसे मैं बहुत संक्षेप में बताता हूँ आपको, 50 के बाद जब राजनीति शुरू होती है तो पूरी पावर जो है वो ब्राह्मणों के हाथ में है। प्रत्येक प्रदेश का मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, प्रधानमंत्री नेहरू ब्राह्मण है, नॉन ब्राह्मण कोई नहीं था। एक दशक के बाद आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री बदलने लगते हैं, कोई लाला हो रहा है, कहीं कहीं ठाकुर हो रहा है, लेकिन फिर भी अगले 10 साल तक ये अभी अपर कास्ट के ही पास है जो सत्ता है। सत्ता 50 से लेकर के 80 तक अपर कास्ट के हाथ में रही, और इसमें अपर कास्ट मुस्लिम भी था। जो जितने भी उस समय मुख्यमंत्री बने होंगे एक दो, वो टोटल अपर कास्ट मुस्लिम थे। या 80 के दशक से ये जो पावर है ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगती है। तो कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से, वो वजह कुछ भी हो, वजह से नहीं है, वो डेमोक्रेसी जा रही है उधर। तो ओबीसी, अपर ओबीसी आता है, जाट मुख्यमंत्री बनता है, यादव मुख्यमंत्री बनता है, कुर्मी मुख्यमंत्री बनता है, और साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे भी जो अपर ओबीसी की जातियाँ हैं वो बनती हैं। फिर बीच में एक प्रधानमंत्री भी ओबीसी आ जाता है। तो डेमोक्रेसी में जो सत्ता है वो सत्ता ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। फिर ये हुआ 90 के दशक में, जब इनके पास वो सत्ता आ गई तो इन्होंने आगे ट्रांसफर नहीं होने दी। वहाँ लालू जम गए, यहाँ मुलायम सिंह जम गए, वो नीतीश कुमार जम गए, यहाँ मायावती जम गई। इन्होंने वो जो पावर का ट्रांसफर है वो नहीं किया आगे। जब आपने वो आगे नहीं किया तो उसका प्रभाव ये हुआ कि बीजेपी पीछे से जो आ रही थी उसने क्या किया कि नॉन यादव को अपने साथ जोड़ा, यहाँ नॉन जाटव को अपने साथ जोड़ा, और वो सत्ता में आ गई। तो अगर आप रोक देंगे उसको, जो पावर का जो बहाव है, अगर आप उसको रोक देंगे तो ये प्रतिक्रियावादी ताकतें हावी हो जाएंगी। इस बात को समझना पड़ेगा। तो आपको वो पावर देनी है लोगों के हाथ में। आज राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं, या अखिलेश यादव क्यों किसी केवट को टिकट दे रहे हैं, क्यों उन्होंने किसी बिंद राजभर को टिकट दिया, यादवों को क्यों नहीं टिकट दिया?
उसकी वजह वही है कि आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा उस पावर को। भले ही आप मुख्यमंत्री रह जाएं, लेकिन आपको 4 कैबिनेट मंत्री आपको अति पिछड़ा समाज से बनाने पड़ेंगे। आपको पसमानदा समाज से बनाना पड़ेगा 1-2, नहीं तो वो बीजेपी बना रही है अंसारी को, जो यहाँ बनाया इन्होंने, अब वो बना रही है। अगर पसमानदा चला जाए बीजेपी की तरफ तो दोष उसका थोड़ी है, और दोष आपका है, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो। क्योंकि वो पॉलिटिकल जो समझ है वो इन समाजों में धीरे धीरे आ रही है। वो अपनी वोटिंग राइट समझ रहे हैं, वो अपनी ताकत समझ रहे हैं कि हम सरकार बना सकते हैं, बदल सकते हैं, तो फिर हमारी भी भागीदारी होगी। तो ये जो चीज है ये आगे ले जाएगी। इसलिए मैं इन 3 समाज की बात कर रहा हूं कि फ्यूचर जो डेमोक्रेसी का है वो इधर जा रहा है, आप इसको रोकिएगा मत। अब मैंने ये बात राहुल गांधी को भी कही थी कि अगर आप इसको रोकते हैं तो आप सीधे इनको आमंत्रित करेंगे गाहे बगाहे। तो आपको लग रहा है कि एक और टकराव के लिए रास्ता हमवार होगा जब ये मिलेंगे तो ऊपर वाले नहीं, ऊपर वाले क्या हो, जैसे मान लीजिए कि भी हम कांग्रेस पार्टी का ही उदाहरण लें, राहुल गांधी जिस तरह से बात कर रहे हैं, राहुल गांधी अगर इन तीनों समाजों को अपने यहाँ जगह देते हैं, प्रतिनिधित्व देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम, कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई मान लीजिए कि आप एक पसमानदा को सीएम कहीं बना दें, एक अति पिछड़ा को कहीं सीएम बना दें, एक कहीं नॉन जाटो दलित को सीएम बना दें, तो वो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो उससे वो समाज समझ लेगा कि चलिए हमारे पास आ रही है, भले ही आप उत्तर प्रदेश का बिहार में बना दें। अगर आपने क्या किया कि अभी जिनके पास सत्ता है आप अभी भी यादव को बना देंगे, कहीं ब्राह्मण को बना देंगे, कहीं ठाकुर को बना देंगे, तो ये समाज क्या करेगा? ना आप टिकट देंगे, ना आप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो वो फिर बीजेपी तो उसकी ताक में बैठी, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारे पास वोट नहीं है। बीजेपी के पास मुश्किल से उसका जो आधार वोट है वो 10 से 15% है, इसके ऊपर नहीं है। उसे तो इनकी गलतियों का फायदा उठाना है। तो अगर ये कांग्रेस ने किया या अखिलेश यादव ने किया, मैं इस बात को मानता, तो फिर किसी गठजोड़ की जरूरत नहीं, आप ही कह रहे हैं। नहीं पड़ेगी। लेकिन यही आएगा ना सत्ता में। भाई हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि खड़गे जी हो पीएम या राहुल गांधी पीएम हो, लेकिन किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर कोई पसमानदा होता है तो वो पावर ट्रांसफर हुई ना, या नॉन जाटो दलित को होती है तो वो पावर ट्रांसफर हुई ना। नहीं, जैसे जैसे दलित है तो कहते हैं कि भाई दलित तो हमारा है, मतलब वो तो हिंदू है, अगर हम उसको सत्ता में देते हैं तो कोई बात नहीं है। ये मुस्लिम जाति कहाँ से आई, इसको काहे के लिए हम एम्पावर करें? ये तो बीजेपी कहती है ना। तो प्रैक्टिकली तो सर ये लोग भी कर रहे हैं। कौन? यही सब लोग। आपको पूरे चुनाव में स्टेज पर कहीं कोई मुस्लिम लीडर नजर आता है, चाहे अखिलेश हो चाहे राहुल, माफ कीजिएगा, नहीं ये बात अगर हो तो बता दीजिए आप। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये इनकी मैंने कहा ना आपसे, ये कमजोरी है, क्योंकि आप उतनी हिम्मत के साथ उनका जवाब नहीं दे पा रहे, डरे हुए हैं अंदर से। ये नेहरू नहीं डरे थे, लेकिन राहुल गांधी में अभी नेहरू वाली वो चीज नहीं है। और चूंकि इन 10-15 सालों में जिस तरह से समाज को विभाजित किया गया, सत्ता उनके पास है। प्रॉब्लम ये है, सत्ता अभी मोदी के पास है। आप कुछ करेंगे तो आप पर एफआईआर हो जाएगी, वो कुछ भी करें। भाई हो रहे थे तमाम धर्म सभाएं हुई, मुसलमानों को उनका नरसंहार करने का आह्वान किया जा रहा था, उनकी औरतों के साथ ये होना, ये सब बातें हो रही थी, लेकिन फिर भी अपोजिशन नहीं, ये भी एक आरोप है कि अपोजिशन उस पर भी खामोश रहता है। तो ये बेशक ये चिंताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपोजिशन अभी जोखिम नहीं लेना चाहता, वो इतना दृढ़ नहीं है अंदर से कि इस सवाल पर वो खड़ा हो सके। इस पर केवल दलित खड़ा हो सकता है। अगर कांग्रेस पार्टी ये करे कि अपने भीतर से कुछ दलित चेहरे उभार करके और उनको कहे कि आप इनको ठोकिए, क्योंकि उनके पास एक अलग ताकत है। इस समय जो हिंदुत्व के खिलाफ सबसे मजबूती से लड़ रहा है वो आपका दलित है, अम्बेडकराइट तबका है। तो अम्बेडकराइट होने पर वो उस तरह से असर्ट करता है, लेकिन कांग्रेस ये भी नहीं कर रही है, ये उसको करना चाहिए, मैं मानता हूं। इसकी हिपोक्रेसी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इनके प्रवक्ता पता लगा 4 ब्राह्मण बैठे हैं, समाजवादी पार्टी में 1-2 को छोड़ के बाकी सब वही बैठे हैं और उनको इस बात का शऊर है नहीं। तो समस्या ये आ रही है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये फेज निकलेगा और उसके बाद चीजें और दुरुस्त होंगी। समंदर को कूजे में बंद कर देना, इस मुहावरे को अगर समझना हो तो प्रोफेसर रवि कांत ने इतने बड़े अहम सवाल का जवाब
बहुत आसानी के साथ और बहुत कम वक्त में दिया है। हमें उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू ज़रूर पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही।